बहुत स्पष्ट तरीके से जरा बताइए, शिवसेना के ऊपर दगा करना, धोखा देना, जनता के साथ विश्वासघात करना, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन अगर गलती से भी आज उद्धव ठाकरे अपना लेटर ऑफ सपोर्ट बीजेपी को दे दें, आप दोनों भाई एक साथ फिर खड़े हो जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई और शिवसेना बड़ा भाई महाराष्ट्र में, आज आप बड़े भाई हैं और शिवसेना को छोटा बना दिया। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा भाई जो छोटा बन गया फिर से बड़ा बनने की उम्मीद ना करेगा? पहली बात तो मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के मातहत कार्यकारी संपादक था जी। बाला साहब ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को छोटा भाई नहीं कहा, उन्होंने हमेशा उनके लिए पड़ोसी शब्द का प्रयोग किया। और एक जमाना ऐसा था 1989 में जब शिवसेना के सिर्फ 2 विधायक हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायक थे। लेकिन हमने जब समझौता किया तो समझौते में यह हुआ कि भाई हमारी जहां प्रभाव क्षेत्र हैं उन प्रभाव क्षेत्रों में हम चुनाव लड़े, जहां प्रभाव क्षेत्र नहीं है वहां शिवसेना को अधिक हम सीटें देते क्योंकि उनको प्रयोग करना था। तो 171 सीटों पर शिवसेना लड़ी, 117 सीटों पे हम लड़े। हमारा स्ट्राइक रेट 90 में भी बेटर था, 95 में भी बेटर था, 99 में भी बेटर था, 2004 में बेटर, 2009 में तो 171 लड़ने के बावजूद उनके विधायकों की संख्या नहीं, शिवसेना के विधायकों की संख्या 44 थी, भारतीय जनता पार्टी को 17 लड़ने के बाद भी विधायकों की संख्या 45 थी। इसी तरह से आप लोकसभा देखेंगे तो 1984 में शिवसेना के पास अपना सिंबल नहीं था, तब 4 उनके जो है लोकसभा प्रत्याशी उतरे थे, चारों भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। लेकिन बीच में प्रमोद महाजन फैक्टर भी तो आया ना 1991। नहीं भाई, आपने बड़ा भाई छोटा भाई का इसलिए बता रहा हूँ जी, लेकिन प्रमोद महाजन फैक्टर ने इस बात को स्थापित कर दिया था ना, इसलिए मुझे कि महाराष्ट्र में बीजेपी आगे नहीं होगी, शिवसेना आगे रहेगी जी, ये बात तो है ना प्रेम शुक्ला जी। प्रमोद महाजन फैक्टर ने इस बात को स्थापित कर दिया था कि शिवसेना आगे रहेगी महाराष्ट्र में। नहीं, उसके बाद जो है हम दोनों अलग अलग लड़ गए, एक बार अलग अलग लड़ गए तो उसमें सामने आया कि हम अकेले लड़कर 122 सीट जीते, वो अकेले लड़के 63 सीट जीते, तो बचा क्या रह गया? अभी आप दूसरा मुद्दा जो उठता है बार बार कि हमने उनको सीएम का पद 2.5 साल दे देना चाहिए था। तो आप बताइए 56 विधायक जो हैं शिवसेना के हैं, 54 विधायक एनसीपी के हैं, अजीत पवार कहते साहब 2.5 साल सीएम कर लिया जाए। सिर्फ 2 विधायकों के अंतर के बाद भी आप सीएम का पद 2.5 साल के लिए बांटने को तैयार नहीं है। और आपके 56 है, हमारे 105 है, उसके बाद हमसे कहते हैं साहब 2.5 साल आप जो है सीएम का पद बांट। ऐसी बात पहले कभी हुई थी शुक्ला जी? ऐसी बात पहले आप लोगों के बीच हुई थी जो शिवसेना दावा करती है कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे, जिस पर आप लोगों का कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी। हमारे अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस इस बात को बारंबार स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, वो भी तो जमाना आप ही का था ना जब आपने शिवसेना को ज्यादा सीटें दी चुनाव लड़ने के लिए। अब भाई मान लेते आपके सहयोगी रहे हैं, 35 साल का सहयोग रहा है, 5 साल मुख्यमंत्री बनी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? राजनीति का तकाजा क्या है साहब? अरे भाई, लेकिन 56 वाले को 105 वाला मुख्यमंत्री कहां बना? इसी को कॉम्पिटिशन कहते हैं। इसमें अच्छा चलिए, विनोद जी सवाल पूछ रहे हैं। प्रेम जी मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं खाली ये पूछ रहा हूं। एक विधायक मधु कोड़ा को सीएम बना दिया था कांग्रेस ने, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। आपने 69 सीटों वाली बसपा की मायावती को तब सीएम बनाया था 6 महीने के लिए जब आपके पास 174 विधायक थे उत्तर प्रदेश में। आपने नीतीश कुमार को सीएम बनाया लगातार। लेकिन आप जानते हैं कि वो 6 महीने का इंतजाम था। नहीं, 6 महीने का, 6 महीने का बांटा था। विनोद जी, इस बात को भी आप जानते हैं कि 6 महीने बाद मायावती कैसे भाग गई थी? हाँ तो भाग गई क्योंकि आपकी 30 साल। आप इस बात को जानते हैं भली भांति। वो 30 साल पुरानी सहयोगी नहीं थी, वो 30 साल पुरानी, वो आपका बेमेल गठबंधन था। शिवसेना तो आपका गठबंधन है। नहीं ठीक है विनोद जी, हाँ समझ लीजिए बात को। हमने बेमेल गठबंधन वाले को बनाया, उसका परिणाम हुआ वो 6 महीने बाद भाग गई। एक दूसरा, हमारी पार्टी का संकुचन हुआ, तो हम बारंबार प्रयोग करके अपनी पार्टी को संकुचित क्यों करें? तो शुक्ला जी, एनसीपी के साथ आपका बेमेल गठबंधन नहीं होगा क्या? एनसीपी नहीं, अजीत पवार वो हमारी विचारधारा को स्वीकार रहे हैं जो लोग आ रहे हैं। चलिए, यानी कि वो आपकी हमारी विचारधारा को स्वीकार रहे हैं जो हमारे साथ आ रहे हैं, तो कैसे बेमेल हुआ? अब फिर इससे पहले कि आप थोड़े और नाराज ना हो प्रेम शुक्ला जी, तो फिर आप मान लीजिए ना कि जो कांग्रेस ने 70 और 80 के दशक में किया, आज वो दशक आपका है। आज आप सबको अपने में शामिल कर लेते हैं और सबको धो डालते हैं। चलो एकदम सब संवैधानिक कर रहे हैं, हम कोई असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संवैधानिक है, लेकिन आप समावेशी हैं।
आप लोगों को लेते हैं अपने साथ और बोलते हैं आओ चलो 11 करोड़ क्या हम 50 करोड़ बनाते हैं। हाँ, हमारे विचारों को जो स्वीकारेगा उसको लेना तो राजनीति का जो है वो फर्ज है। आदित्य जी, मैं केवल एक चीज कहना चाहती हूँ कि कल, आज और कल की कड़ी में आज क्या बदलाव आया है। आज बदलाव ये आया है कि ओथ टेकिंग पूरी हो गई है और देवेंद्र फडणवीस अब मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब पोस्ट डेटेड चेक इशू करने की भाजपा को कोई जरूरत नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं, सीट पर काबिज हैं और वो जो चाहे वो अब कर सकते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन इस बीच कई अहम सवाल जो कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए और जो सवाल उन्होंने उठाए उस पर भी बात करते हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, कई ऐसे सवाल जो सीधे सीधे गवर्नर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने वाले सवाल थे, अब ऐसा लग रहा है कि इन सवालों के बीच कल एक ऐसा फैसला आ सकता है, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है जो लोगों को चौंका भी सकता है। देखिए, इस पर सीधे अरविंद चूंकि अंदर थे, मैं उनसे जानना चाहूंगा पूरे लीगल के जिस तरह कपिल सिब्बल दलील दे रहे थे। कपिल सिब्बल अपनी दलील के अगर निशाने पे मैं देखूं तो लगातार वो राज्यपाल को रखे हुए थे। हालांकि राज्यपाल के विशेषाधिकार पर वो ये भी उन्होंने कहा कि वो सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मुझे लगता है कि वो लगातार कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी? देखिए, कपिल सिब्बल और सिंघवी दोनों ने साफ तौर पर कोर्ट में कहा है कि राज्यपाल का रवैया ऐसा लगता है कि मनमाना, बदनीयती से भरा और पक्षपातपूर्ण है और ऐसा लगता है कि वो किसी और के निर्देश पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, राज्यपाल को विशेषाधिकार है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और जो संवैधानिक दायित्व हैं उनसे भी बंधे हुए हैं, यानी राज्यपाल को मनमानी करने का अधिकार नहीं है। सवाल यह भी उठाया गया कि किस तरीके से रात को राष्ट्रपति शासन को रिवोक किया गया सुबह बिना कैबिनेट की मीटिंग के और एकाएक 8 बजे ओथ दिला दी जाती है। ये भी सवाल उठाया गया कि क्या जो इन सवालों से दिशा क्या जानना चाहते हैं लोग कि आखिर इन सवालों के सहारे किस तरह से और क्या ये कल बहुत प्रभावी रह सकते हैं, इससे लगता है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट के रुख से एक बात साफ है कि कोर्ट गवर्नर के इस आदेश को कि उन्होंने फडणवीस को ओथ के लिए आमंत्रित किया या फिर इनके बजाय इस गठबंधन को, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को गठबंधन के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए था, इसमें ज्यादा नहीं। अभी तक ये गठबंधन बना भी नहीं था, मैं क्लियर बिल्कुल, क्योंकि दावा भी इनकी तरफ से पेश नहीं किया गया था। जिसने दावा पेश किया गया उसको गवर्नर ने आमंत्रित कर दिया गया। यही दलील मुकुल रोहतगी की तरफ से भी दी गई और जस्टिस रमना और जस्टिस अशोक भूषण की टिप्पणी से भी यह साफ था कि कोर्ट गवर्नर के इस विशेषाधिकार में दखल नहीं देगा कि वो किसको आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, फ्लोर टेस्ट की जो मांग है उस तक कोर्ट अपने दायरे को सीमित रखेगा। ऐसा जस्टिस रमना ने कहा भी कि हमें पता है कि सेटल्ड लोग क्या है और हमें फ्लोर टेस्ट तक ये मामला सीमित है। लेकिन फ्लोर टेस्ट पर भी कोई फैसला लेने से पहले कोर्ट ने इस बात को उचित समझा कि जो गवर्नर का आदेश है और जो समर्थन का पत्र है दोनों को कोर्ट देख लेना चाहता है और इसी बीच मौका दिया है तमाम जो पक्षकार थे, तमाम जिनको पार्टी बनाया गया था, क्योंकि उनका यह कहना था कि रात की 11:30 बजे हमें कॉपी मिली है और क्या कुछ याचिका में कहा गया है इसकी हमें सही जानकारी भी नहीं है। कोर्ट ने भी ये कहा कि गवर्नर के आदेश की भी हमें जानकारी नहीं है, नहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं उनसे पता चलता है कि गवर्नर का आदेश क्या था। धीरेन्द्र, अरविंद से जरा पूछिए, यह जानकारी आ रही है कि तुषार मेहता से जहां कोर्ट ने गवर्नर ने जो इनविटेशन दिया था बीजेपी को सरकार बनाने के लिए उसकी चिट्ठी मांगी है और लेटर ऑफ सपोर्ट भी प्लेस करने को कहा है। साथ साथ ऐसा माना जा रहा है कि कल सुबह 10:30 बजे इसका पूरा फैसला भी सामने आ सकता है। तो क्या यह संकेत कोर्ट की तरफ से मिलता दिखा अरविंद को? देखिए, जो लेटर ऑफ वो माना है कि समर्थन का क्या रहा, प्रोसीडिंग्स क्या है, ये तमाम चीजें तुषार मेहता से मांगी गई हैं। क्या इससे कोई इशारा मिलता है और क्या क्या चीजें उन्होंने कहा है कल 10:30 बजे तुषार मेहता को यहाँ देनी होंगी? 2 लेटर देने होंगे। एक लेटर वो जिसमें समर्थन का दावा किया गया फडणवीस सरकार की तरफ से, क्योंकि एक याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट को स्क्रूटनी करनी चाहिए कि आखिर किस बिना पर गवर्नर ने आमंत्रित कर दिया, किस बिना पर वो आश्वस्त हो गए कि फडणवीस के पास बहुमत है, जबकि उनका यह दावा है कि 41 एमएलए जो एनसीपी के हैं वो इस वक्त शरद पवार के साथ है और उनका यह कहना है कि बीजेपी की तरफ से जो समर्थन का दावा किया गया वो गैर कानूनी है। तो एक वो लेटर जिसमें समर्थन की बात की गई है, दूसरा गवर्नर का वो आदेश जिसमें वो आश्वस्त होकर के ये बात कह रहे हैं कि फडणवीस को ओथ के लिए आमंत्रित किया गया। ये 2 आदेश जो हैं, ये जो 2 लेटर हैं, इनकी कॉपी कल कोर्ट ने मांगी है। 10:30 बजे कोर्ट इन पर विचार करेगा और कोर्ट ने जो आज संकेत दिए उसके मायने बहुत साफ है कि उसको लेकर वो फिर फ्लोर टेस्ट को लेकर के कल अपना आदेश सुना सकता है। अच्छा, सिर्फ 41 विधायकों का इन्होंने यहाँ समर्थन किया?
यहाँ सिर्फ समर्थन का जो यहाँ दिया गया है वो 41 है, ये बहुत है। नहीं, याचिका में 154 विधायकों का है, 41 एनसीपी के विधायक। एनसीपी का ही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या एनसीपी ने कहा कि 41 विधायक हैं? बिल्कुल में से 41 बिल्कुल। एनसीपी की तरफ से जो सिंघवी थे उनका ये कहना है कि जो 41 विधायक हैं एनसीपी के, उनके समर्थन के बाबत हमने राज्यपाल को सूचित भी कर दिया है। हमने बता दिया है कि अब अजित पवार विधायक दल के नेता नहीं है, 41 ऐसे विधायक हैं जो हमारे खेमे के साथ हैं और इन विधायकों के 41 जो विधायक हैं एनसीपी के 54 में से, इनके समर्थन का दावा हमने पेश कर दिया है। ये अजय जी यहाँ काफी कुछ ट्विस्ट ये भी है, आपको लग रहा होगा 41 और 54 के बीच में जो हम लोग बातचीत कर, जी हाँ बिल्कुल धीरेन्द्र, यहाँ पेच अभी कहीं ज्यादा फंसा हुआ है और जाहिर सी बात है ये 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होंगे 54 को 41 और 41 को कहीं और नीचे ले जाने की दिशा में। लेकिन आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। कल सुबह 10:30 बजे हर किसी का बस इसी बात का इंतजार होगा कि कोर्ट क्या आदेश पारित करता है। लेकिन हाँ, फ्लोर टेस्ट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिससे किसी भी विधानसभा या फिर लोकसभा में सरकार के गठन पर कोई सवाल या निशान खड़ा किया जाए या उसे मान्य दिया जाए। ये एक तरह से कोर्ट भी मानता है और एसआर बोमई जजमेंट इस पर पूरी तरीके से स्पष्ट है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बन रही हमारे साथ, न्यूज नेशन पर खबरें जारी है। नमस्कार।